नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। राजनीति का वो अखाड़ा जहां मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं, बयानबाजी की तलवारें सबसे आगे दिखती हैं। जहां मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष इन दिनों किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सनसनीखेज बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। राजनीति के इस अखाड़े में सबसे तीखी चोट हिंदू मुस्लिम और दहशतगर्दी के नाम पर चल रही है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम को इस मुद्दे को हवा देने की होड़ सी मची हुई है, तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी को जलवा बताकर मोदी पर सियासी वार किया जा रहा है। एक टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर, इनके तो क्या ही कहें, ये खुलकर मुसलमान आबादी का जिक्र करते हुए चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हम 37% 40% होते होते तक बाबरी मस्जिद बना देंगे। इधर कांग्रेस के नेता दहशतगर्दी जैसे असंवेदनशील घटना पर उसे जलवा बताने से पीछे नहीं हट रहे। सवाल यह है कि क्या यह बयान जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है? पश्चिम बंगाल में घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दे हैं। इन दिनों एसआईआर की बातें चल रही हैं। कई लोग जो घुसपैठी हैं वो अपने देश जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, देश के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो क्या वैसे संवेदनशील मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है? वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में क्या तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, या फिर वाकई देश में राजनीतिक दल ऐसे ही टकराव से चुनावी जमीन तैयार कर पा रहे हैं जहां बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की होती है? सवाल यह भी है कि क्या वाकई देश की राजनीति मुद्दों से भटककर सिर्फ ध्रुवीकरण के मैदान पर आ गई है? सवाल यह भी कि क्या वोटों की ताकत हर मर्यादा से बड़ी हो चुकी है? कैसे एक एक बयान सियासत में भूचाल ला रहे हैं? कौन किसको किस बात पर घेर रहा है? इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदू मुसलमान, दहशतगर्दी और सियासी बयानबाजी ने देश की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के एक बयान से सियासी गलियारों में नया घमासान शुरू हो गया है। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में न सिर्फ बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की है, बल्कि भड़काऊ बयान देकर एक बड़ा सियासी बखेड़ा भी खड़ा कर दिया है। बीजेपी की तरफ से जारी किए गए वीडियो में हुमायूं कबीर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए 100 के बदले 500 जैसी धमकी दी है और कहा है कि कोई भी अगर उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। এখানে 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। কেউ বলেছে তো ইউপির যে উমা ভারতী জি, এক্স চিফ মিনিস্টার মধ্যপ্রদেশ, তিনি বলেছেন ইট খুল নেবে। হিন্দিতে বলেছে ওর বেটা এক এক ইটা খুল লেঙ্গে। অযোধ্যা না, মুর্শিদাবাদ। আমি বলছি যে আমাকে কেউ ইট খুলতে আসলে তার কি অবস্থা করব, আগে আসতে বলুন। आज हमार माथा काटार जন্য বলেছে 1 कोटी টাকা। बंगाल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बयान पर बीजेपी ने विरोध दर्ज कराया है और टीएमसी पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन लोगों के वास्तविकता में दिल में क्या होता है बहुत साफ सामने आ जाता है। आपने देखा कि दिल्ली में आए थे प्रदूषण के बारे में प्रदर्शन करने और करने लगे नक्सलियों का गुणगान। उसी प्रकार ये सेक्युलरिज्म का आवरण ओढ़े हुए ये तथाकथित बाबरी मस्जिद की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कोर्ट ने तो हमेशा उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा। ये बाबरी मस्जिद शब्द कहां से आया? जो अपने धर्म पालन करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजा, चर्च, गुरुद्वारा हो सकता है, लेकिन नामकरण आउटडेट सिलेक्शन जो किया है ये बहुत खतरनाक कदम उठा रहा है। ये कम्प्लीटली एक कम्युनल माने कोशिश है, मुहिम है और ये सीधा चैलेंज कर रहा है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, संविधान को। ये बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश हुमायूं कबीर कर रहे हैं। ये बंगालियों के लिए, बंगाली हिंदुओं के लिए एक मैसेज है कि आगे आने वाले समय में बंगाली हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। लेकिन आज कुछ लोग
स्लोगन भी दे रहे थे, वो भी थोड़ा ध्यान में रखिए। तेल लगाओ बाबर का नाम, तेल लगाओ डाबर का नाम, मिटा दो बाबर का। हमला सिर्फ बीजेपी का नहीं है, लेफ्ट पार्टियों ने भी टीएमसी और बीजेपी दोनों पर तंज कसा है। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने बीजेपी और टीएमसी दोनों पर तंज कसते हुए चुनावी गुटबाजी और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों में धर्म और मजहब के आधार पर एक रेस चल रही है। टीएमसी कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं कर रही है। टीएमसी अभी एक एमएलए दूसरे एमएलए के साथ, एक पंचायत के लोग दूसरे के साथ आपस में बड़ा घमासान हो रहा है। बीजेपी के अंदर और टीएमसी के अंदर बंगाल में, पूरे बंगाल में ही एक दूसरे का मारामारी चल रहा है, गुटबाजी चल रहा है। उसी गुटबाजी का अंदर है, कोई अपने को ज्यादा हिंदू साबित कर रहे हैं, कोई अपने को ज्यादा मुसलमान साबित कर रहे हैं। हालांकि सियासी वार पलटवार के बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन ऐसी भड़काऊ बयानबाजी के बाद भी हुमायूं कबीर पर ममता की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, न ही टीएमसी ने कोई कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल में मस्जिद के नाम पर सियासी माइलेज लेने की कोशिश चल रही है, तो दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक और विवाद खड़ा कर दिया। उदित राज ने कहा कि जब जब सरकार कहती है कि आतंकवाद को दफन कर दिया, तब तब आतंकवादी अपना जलवा दिखा देते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, उदित राज दहशतगर्दी फैलाने को आतंकियों का जलवा बता रहे हैं। संभल तो रहा नहीं इनसे। अभी कश्मीर में भी बम ब्लास्ट हुआ था। जब भी ये कहते हैं, उसके पहले जब भी ये कहते हैं कि हमने आतंकवाद को दफन कर दिया, पाकिस्तान में घुस के मारे, तब आतंकवादी अपना कुछ न कुछ जलवा दिखा देते हैं, यानी कुछ न कुछ आतंकवादी गतिविधि करके वो दिखा देते हैं कि देखो तुम्हारी बात में दम नहीं है। कुछ दिन पहले ही कहा था कि देखो जम्मू एंड कश्मीर के अलावा देश में कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि हुई नहीं, उन्होंने धड़ाक से यहाँ पर लाल किला में बम ब्लास्ट करके दिखा दिया। एक तरफ टीएमसी हिंदू मुसलमान की सियासत को हवा देने पर तुली है, तो दूसरी ओर कांग्रेस दहशतगर्दी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। बंगाल से दिल्ली तक सियासी बयानबाजी का तूफान उठ खड़ा हुआ है, और बयानबाजी की सियासी जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दर्शकों, एक बात जरा सोचिए कि हमारे देश में रहने वाले व्यक्ति को बाबर से कैसा प्रेम। बाबर हमारे देश का व्यक्ति नहीं था, मुगल आक्रांता था जो विदेशों से आया हुआ था। भारत आए, जाहिर बात है अच्छी मंशा से तो आए नहीं होंगे। भारत में आए, कई युद्ध लड़े, भारत को लूटा, और उसके बाद जब आज स्वतंत्र भारत है, आज जब भारत टेक्नोफाइड भारत है, तो यहां बाबर के नाम पर भी कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। उसका दूसरा पहलू यह कि बाबर को जिंदा रखना चाहते हैं। भाई, बाबर को जिंदा रखने के पीछे का आशय क्या है? और न सिर्फ बाबर को जिंदा रखने की कोशिश है दर्शकों, यहां पर यह भी बताने की कोशिश है इसी बाबर के नाम के आधार के साथ कि अभी हम 37% 40% हो जाएंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मतलब एक तरीके से देखें तो बहुत सीधी धमकी देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों, और क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के ही हुमायूं साहब ये सब कुछ कह रहे हैं? वैसे हुमायूं जी के लिए बहुत अच्छी चीज क्या है, मतलब बाबर के जो बेटे का नाम था वो था हुमायूं, और यहां पर भी जो बोलने वाले, मतलब जो बाबर की पैरवी कर रहे हैं, वो हुमायूं कबीर है। खैर, बातचीत करते कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ आशुतोष झा जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अमितोष पारिक जी जुड़ गए जो कि वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ रमनीश वत्स जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ बादल देवनाथ जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के। फाजिल अहमद हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए। मैं शुरुआत करता हूं बादल देवनाथ जी। भाई, बाबर का एंडोर्समेंट टीएमसी के नेता या टीएमसी के विधायक क्यों कर रहे हैं सर? मतलब बाबर से ऐसा कौन सा लगाव, ऐसा कौन सा प्रेम, ऐसा क्या कर दिया बाबर ने कि उनके नाम की मस्जिद तो बनवा कर ही रहेंगे साहब? ताल ठोक रहे, मैं मस्जिद बनवा कर रहूंगा, जिसको जो करना है कर ले। वो बता रहे हैं हम 100 के बदले 500 ले लेंगे। ये बाबर का नाम आधार में रखकर ये गुंडागर्दी की बातें क्यों की जा रही है सर बंगाल के अंदर? अनुराग जी, इस विषय में बहुत बार मैंने बहुत सारे नेशनल चैनल पर मैंने आंसर दिया, और फिर भी मैं कह रहा हूं आपको, ये हुमायूं कबीर का बात है, इसका नाम भी मैं नहीं लेता हूं जी। और इसको टीएमसी ने बहुत बार सतर्क किया, 2-3 बार सस्पेंड भी किया पार्टी से। और ये जो वक्तव्य ये रख रहा है, हर दिन जो बोल रहा है, बंगाल में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है जी। लेकिन हर नेशनल चैनल पर इसके ऊपर चर्चा है। जिसका कोई नंबर नहीं है, आप लोग सब मिलकर उसको
नंबर दे रहा है। और उस दिन 6 दिसंबर को दीदी का हर साल सद्भावना रैली रहता है, इस बार भी रैली रहेगा और लाखों लोग, सारे धर्म के लोग ममता दीदी के साथ कलकत्ता में सद्भावना रैली में रहेंगे। और सबसे बड़ा बात है अनुराग जी, जिस विषय में एक 8 नेशनल चैनल पर प्रोग्राम होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। राज्यसभा में, लोकसभा में वंदे मातरम जय हिंद स्लोगन देना बंद है, रोक दिया भाजपा ने, और राज्यसभा का चेयरमैन भी बंद कर दिया। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। ठीक है सर, वंदे मातरम जय हिंद मैं सर आपके एडिटोरियल नॉलेज की दाद देता हूं। बादल देवनाथ जी, आपके एडिटोरियल ज्ञान की मैं आपको दाद देता हूं। बादल देवनाथ जी, आराम से एक एक करके बात करते हैं ना। बादल देवनाथ जी, मुझे तर्कों पर आप जवाब दीजिए। आपने जो बातें कही ओपनिंग कमेंट्स के लिए मैंने आपको रोका ही नहीं। बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, ऐसे बोलने से मतलब नहीं है ना सर। बादल देवनाथ जी, मतलब आप ये मानते हैं कि किसी को भी बाबर की पैरवी तो नहीं करनी चाहिए, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात कि अगर टीएमसी अभी भी अपने विधायक को रोक नहीं पा रही है तो फिर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप मुझे यह दिखाइए बादल देवनाथ जी, जब आप टीएमसी को अलग करते हैं हुमायूं कबीर के बयान के साथ, उनके इस अराजक बयान पर आप जब टीएमसी को अलग करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि कानूनी कार्रवाई के लिए बंगाल सरकार ने अभी तक इनिशिएट क्या किया है? एफआईआर दर्ज हो गई क्या? जब देखिए, कोई भी देश में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बना सकते हैं, हाँ, लेकिन पार्टी ने, ममता दीदी पार्टी के चेयरपर्सन, पार्टी के प्रेसिडेंट है और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी है, मैंने अभी तक तो कोई डिसीजन लेने का बात मैंने नहीं सुना। हाँ, इसके ऊपर मैं कोई आंसर देना व टिप्पणी देना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा बात, बादल साहब मैं कह रहा हूं, ठीक है, आप मत दीजिए आंसर, मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा हूं। बादल साहब, मैं तो ये सब सवाल पूछ रहा हूं कि अगर टीएमसी की मंशा बहुत अच्छी है और बाबर को इंडोर्स टीएमसी नहीं कर रही है, तो मुझे ये बताइए कि हुमायूं कबीर के खिलाफ अब तक पार्टी ने एक्शन क्या लिया है? उनके ये बयान देने के बाद कि वो बाबरी मस्जिद बनवा कर रहेंगे, क्या एक्शन लिया है? और दूसरा ये बताइए कि कानूनी रूप से अभी आपने किस तरह से इनिशिएट किया है? क्योंकि वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं, ये हमारे देश में अराजकता लेकर आ सकता है। वो 100 की बजाय 500 लेने की बात कर रहे हैं। सर, यहां पर 80-20 की इक्वेशन है। अगर 80% वाले बोलने लग जाएंगे तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी अराजकता होगी देश में। इस अराजकता को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, आपने सही कहा। ऐसा गलत बयान देना कोई भी व्यक्ति के लिए इस देश में देना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन एक भी गलत व्यक्ति को क्यों रख रहे हैं पार्टी ने साथ में? क्यों विधायक बनाकर रखा हुआ उसे? अरे कार्रवाई कीजिए ना साहब, गिरफ्तारी कब होगी? बादल देवनाथ साहब, हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी कब होगी? ये भी गलत है। हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी कब होगी? हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी कब होगी? धमकाने के मामले में, अराजकता के मामले में हुमायूं कबीर कब गिरफ्तार होंगे? बादल देवनाथ जी, के बाद 500 लोगों का शहीद कर दूंगा। हुमायूं कबीर कब गिरफ्तार होंगे? मैं नहीं मानता। 100 वर्सेस 500 वाली धमकी देकर क्या बंगाल में कोई भी व्यक्ति छूट जाएगा क्या? और वो भी वो जो आपकी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ऐसे सटासट मारते हैं आप। पुलिस तो जब चाहे तब उठाकर ले जाती है। हुमायूं कबीर कब गिरफ्तार होंगे? बादल देवनाथ जी, चर्चा करने का कोई जरूरत है? बंगाल में कोई परिस्थिति नहीं है। आपके लिए जरूरत नहीं होगी, आपके लिए जरूरत नहीं होगी। इस देश में इस बात पर चर्चा करनी जरूरी है कि जिस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद यह तय किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, और जिस बाबरी मस्जिद को बार बार जीवित करने की बात कही जाती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट खुद बाबरी मस्जिद ना मानते हुए विवादित ढांचा कहता है, जिसको आप जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बात देश को करना जरूरी है। बादल देवनाथ जी, ले सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अरे तो आप क्या करेंगे? सरकार आपकी है पश्चिम बंगाल में, कोई विवादित, अरे आप क्या कीजिएगा? जब पार्टी डिसीजन लेगा तभी मैं आंसर दूंगा, इसके ऊपर कोई नहीं। 100 मारूंगा। बादल देवनाथ जी, अच्छा सब छोड़िए, मैं बड़े प्यार से पूछता हूं, मासूम है थोड़ा सा। बादल देवनाथ जी, आप थोड़ा मासूम है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। गलत है। मुझे एक बात बताइए, 2 चीजों का बहुत जल्दी से फटाफट जवाब दीजिएगा और फिर मैं उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। बादल जी, एक तो पहले तो ये बता दीजिए कि जो हुमायूं कबीर कह रहे हैं, क्या ये देश में अराजकता फैलाने वाला बयान नहीं है? अगर आप मानते अराजकता फैलाने वाला बयान है, तो मुझे यह मत बताइए कि पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है, मुझे यह बताइए कि पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। आप अपनी पार्टी में जो करना है कीजिए, आप सुलझते रहिए अपने विधायक से। मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल की जनता को धमकाने वाले हुमायूं कबीर के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? मुझे आज आपकी सरकार से मतलब ही नहीं है सर। बात क्यों कर रहा है आप? सर, पश्चिम बंगाल का पुलिस का बात करो, जिसके ऊपर एक्शन लेने का बात किया वो तो एफआईआर करेगा।
जिसको बोला जब मैं 500 शहीद कर दूंगा, वो आएगा तो 500 शहीद कर दूंगा, वो उसको तो एक्शन लेना चाहिए, उसको तो एफआईआर करना चाहिए। पश्चिम बंगाल पुलिस क्या अरे कर रही है? उसके लिए आशुतोष झा जवाब देंगे। मैं बोल रहा हूँ उसको आशुतोष झा जवाब देंगे। मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में आपका विधायक अगर लोगों को धमका रहा है कि 100 के बदले 500 मार देंगे या 100 के बदले 500 ले लेंगे, तो आप मुझे बताइए ना कि उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जो व्यक्ति बोल रहा है 100 मार देंगे, जो व्यक्ति बोल रहा है उसका गर्दन लेके आओ, 1 करोड़। आशुतोष झा जी जवाब दे दीजिए भाई। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हुमायूं कबीर 100 के बदले 500 की बात कर रहे हैं। मारने मराने की बात तो बीजेपी पार्टी में भी हो रही है। आशुतोष झा, मार दूंगा और उसका गर्दन लेके ठीक हो गया। बादल देवनाथ जी, आपकी बात का जवाब बीजेपी देगी। ओके, कोई एफआईआर हुआ? तो पहले यह बिल्कुल समझना नहीं होगा हुआ। कि बादल लेकिन देवनाथ जो आज जो बात कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का यह स्टैंड नहीं है बाबरी मस्जिद को लेकर। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी रामलला की अयोध्या में, तब 21 जनवरी 2024 को 6:25 पर अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट किया था। बादल दा, मैं आपको सुन रहा था, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। अभिषेक बनर्जी का ट्वीट है 6:25 में 21 जनवरी को 2024 को कि माई रिलीजियस हैज नॉट टॉट मी टू एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस अ प्लेस ऑफ वर्शिप दैट हैज बीन built over hatred, violence and the dead bodies of innocents। ये अभिषेक बनर्जी का स्टेटमेंट था किस दिन? एक रात पहले, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही थी। वह यह मानते थे कि जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो ओवर हैट्रेड, वायलेंस एंड द डेड बॉडीज ऑफ इनोसेंट है। ये कोट एंड कोट अभिषेक बनर्जी का स्टैंड है। इसीलिए आज जो आपका हुमायूं कबीर कह रहा है वो तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड ले रहा है। लेकिन देखिए, अभी चुनाव की डंका बज गया। अब जब स्टूडेंट लोग का जब एग्जाम सामने आ जाते हैं तो ताबड़तोड़ प्रिपरेशन करते हैं भाई। अब जो अपीजमेंट वो साल भर करते हैं तृणमूल कांग्रेस, लेकिन अभी चूंकि एग्जाम सामने है तो भी हुमायूं कबीर जैसे तत्वों को नहीं, लेकिन आशुतोष झा जी, एक मिनट। बादल दा, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। बादल देवनाथ जी, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। सुनिए ना, हो गया, मैंने आपको बहुत अच्छा खासा वक्त दिया बादल दा। मैं आ रहा हूँ आपके पास। बादल जी, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। आशुतोष झा जी से मैं बादल जी का सवाल पूछ रहा हूँ। आशुतोष झा जी, टीएमसी तो सीधे पूछ रही है कि आप हुमायूं कबीर पर कितनी भी बातें कह लीजिए, मतलब तेल लगाकर किसी फला चीज का नाम मिटा दो, बाबर का, ये स्लैंग अच्छे लगते हैं सर बोलने में, लेकिन जब ये बातें दो तरफा हो, उमा भारती के बयान को बादल देवनाथ कोट कर रहे हैं भाई, मारने की बात तो आपकी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है ना। हम कह रहे हैं कि मैं आज भी डंके की चोट पर कह रहा हूं कि यदि राम मंदिर के विरुद्ध कोई बाबरी मस्जिद की बात करेगा तो उसके साथ हमारा 0 टॉलरेंस रहेगा। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बदले उमा भारती किस समय क्या बोली उससे आपको आज आपके एमएलए ये बात कर रहे हैं। आज ऐसी क्या आवश्यकता है जो बाबरी मस्जिद। और 6 दिसंबर को आप संहति दिवस निकालते हैं। अनुराग जी, आपको बता देना चाहता हूँ कि 6 दिसंबर को ममता बनर्जी कलकत्ता में एक रैली करती है धर्मनिरपेक्षता को लेकर। भाई 6 दिसंबर का ही तारीख क्यों ममता बनर्जी चुनी है? जिस दिन कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था उस तारीख को क्यों नहीं ममता बनर्जी रैली करती है? मतलब ममता बनर्जी भी यह मानती है कि 6 दिसंबर को धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार हुआ था। उनकी पार्टी का बादल देवनाथ जी, देखिए, आशुतोष भाई ने एक बात जो कही, मैं उस बात को तो आगे बढ़ाना चाहूंगा। वो सही कह रहे हैं कि भाई भारत देश में प्रभु श्री राम का औचित्य या उनका अस्तित्व, मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। बात रही दूसरे धर्म की या मुस्लिम धर्म की, उनके भगवान को लेकर भी कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। लेकिन बाबर से कैसा प्रेम सर? इज देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन राम मंदिर और बाबरी मस्जिद? कोई कंपैरिजन है दोनों के बीच में? कोई कंपेयर नहीं हो सकता, कोई कंपेयर नहीं हो सकता। हजारों साल से प्रॉब्लम चल रहा पूरे देश में, इसका समाधान नहीं हुआ। लेकिन रामलला, मैं हम सब जब कहता हूँ जय सिया राम बोलो, सीता माता के साथ राम का नाम लेते हो, लेकिन मेरा सीता माता का नाम नहीं लेता। अरे सब लेते हैं सर। बादल देवनाथ जी, आप सीधे चलते रास्ता भटक जा रहे हैं। बट मुद्दा ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब राम मंदिर की बात होती है तो बाबरी के जिन को क्यों पैदा करना चाहते हैं या उसे क्यों एक्टिव करना चाहते हैं? फाजिल अहमद कुछ कहना चाह रहे? फाजिल अहमद जी, कोई कंपैरिजन नहीं है। एक तरफ भगवान श्री राम है, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचा का, इस पर इतना तिलमिलाने की जरूरत क्या है कि हम बना कर रहेंगे बाबरी मस्जिद? देखिए अनुराग भाई, यह कोई विवाद का विषय ही नहीं है। बिल्कुल सर। तो बाबर अभी भी राम मंदिर जो बना है वो बाबरी मस्जिद पे बना ही नहीं, वो जमीन आज भी खाली है, वो विवाद का विषय ही नहीं है। और बाबर कोई कजाकिस्तान से आए थे। सम्राट अशोक के भारत में कजाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था, तो फिर बाबर बाहरी कहां से हो गए? और बाबर से इतनी नफरत क्यों है? कम से कम अखंड भारत से भागने वाले आज फाजिल अहमद, सुनिए, कजाकिस्तान को अपना हिस्सा तो मान रहे हैं। अरे सर, आरएसएस की थ्योरी से सबसे ज्यादा कौन भागता है फाजिल भाई? हम आपके साथ हैं। अखंड भारत
अखंड भारत हम आपके कौन साथ भागता है? हम आज लोग आप दिल से आरएसएस की चाहते थ्योरी हैं पर बात कर रहे हैं फाजिल अहमद? अनुराग भाई, हाँ, हम दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत में मिल जाए। हाँ। हम दिल से चाहते हैं कि मोदी जी हर पाकिस्तान के हर घर पे तिरंगा फहरा दे। हम तो ये चाह रहे हैं। हम तो सम्राट अशोक के भारत की स्थापना करना हमारी दिल की इच्छा है। ये हमारी अंतिम इच्छा है कि भारत एक दिन सम्राट तो अशोक का बाबरी भारत मस्जिद बने। को क्यों जीवित करना चाह रही है? इसलिए कि मस्जिद हमारी अपनी आस्था है ना। नहीं तो फाजिल भाई, क्या देश में मस्जिदें नहीं है? क्या देश में मस्जिदें आपको बनाने नहीं दी जा रही हैं? विवाद तब होता है जब कहा जाता है कि मैं बाबरी मस्जिद ही बनाऊंगा। क्या आपको मस्जिद बनाने से कोई रोक रहा है? आपको बाबर से इतनी नफरत क्यों है? आपको इतना प्रेम क्यों है? इतनी क्यों नफरत है? आपको प्रेम क्यों है बताइए? हमको इसलिए आपके पूर्वज हैं। महान भगवान श्री राम तो मेरे पूर्वज है, मैं मानता हूं। बाबर आपके पूर्वज है फाजिल अहमद जी? बिल्कुल पूर्वज है। सुनिए, आपके पूर्वज हैं। बाबर से पहले अवध के राजा, मगध के राजा, बनारस के राजा, छोटे छोटे राजा होते थे। बाबर ने सबको जीत करके अखंड भारत बनाया, इसलिए हम प्यार करते। आज भारत जो है ये बाबर का दिए हुए भारत से छोटा है। आपका जो पड़ोसी है ना सर, किसी दिन कब्जा करते करते आपके घर पर, अखंड भारत आपका पड़ोसी कब्जा करते करते जिस दिन आपके घर पर कब्जा कर ले, उसको कुछ मत बना लीजिएगा, बोले ये भी हमारे पूर्वज है, ऐसा मत कर लीजिएगा फाजिल जी, ये ठीक नहीं है। सुनिए, अब आपको दुर्भावना है अगर बाबर से, दुर्भावना मेरी हाँ है, दुर्भावना बाबर से विषय है कि मैं तो हर मुगल आक्रांताओं से दुर्भावना रखता हूं। मैं तो नहीं मानता कि उनका गौरवशाली इतिहास रहा है। आप मानते होंगे, आपके पूर्वज होंगे, मेरे पूर्वज भगवान श्री राम है। हम सम्राट अशोक को याद करते हैं ना, भारत के ही तो थे। सम्राट अशोक को याद करते हैं। आज जिस भारत में हम रह रहे हैं, इस भारत को भारत बनाने में बाबर का हाथ है कि नहीं है? जिसकी 9 पीढ़ियां यहाँ दफन है, सेवा किया उन लोगों ने, 900 साल सेवा किया। अमितोष भाई, मुगलों ने इस देश की 900 साल। अमितोष भाई कहाँ वीएचपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं भारत बनाने में बाबर का हाथ है। अनुराग भाई कहाँ, कौन सा इतिहास पढ़ा इन्होंने? अरे पूछिए ना। ठीक है, हाँ वो बता रहे, जवाब देंगे वो अच्छा इतिहास अच्छा पढ़ते हैं वो। अनुराग भाई, ये गलत संविधान पढ़ के हैं। अलग अलग राजा थे, सबको संगठित करके अखंड भारत किसने बनाया? ठीक है, ओके, चुप हो गए। हाँ, ये क्या एक अलग संविधान पढ़ के अनुराग भाई, हमने और आपने जो संविधान पढ़ा है भारत का, उसमें मूल अधिकार के चैप्टर 3 पे राम राज्य दर्शित है। और उस संविधान की पहले फाजिल भाई कह रहे हैं वो बाबर के, और प्रेम बाबर की उनके पहली लाइन वंशज जो है वो ये कहती, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इतिहास पढ़ो, सुनिए, उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो आपने और हमने पढ़ा है। ये जो फाजिल अहमद है, ये लोग सेक्युलरिज्म की देन है इस भारत को। आज पूरे आपके व्यूअर्स और राष्ट्र इनको देख रहा है कि ये कौन लोग हैं। इन्होंने एक संविधान पढ़ा है, वो लिखा है वी द पीपल फॉर इन्वेडर्स, हम आक्रमणकारियों के लोग हैं। ये वो संविधान पढ़ के आए जो भारत का संविधान नहीं है। हमने जो संविधान पढ़ा है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आती दूसरी बात, बाबर के लिए इतनी छाती ठोक रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय 2019 के बाद 2024 में कंटेम्प्ट पिटीशन डिस्क्लोज और डिस्पोज कर देता है, लेकिन इनकी छाती से बाबर का जिन नहीं जाता। हम उस जगह से आते हैं जहां पर अपने सीना फाड़ेंगे तो भगवान राम दिखेंगे, अपना सीना फाड़ेंगे तो औरंगजेब, अकबर, बाबर, तैमूर, ये लोग के लोग दिखेंगे। अब आती तीसरी बात, क्या बाबरी मस्जिद वाकई थी क्या? वो जो लोग आज तक चंदा इकट्ठा करके अपनी मस्जिद ने बना पाए, वो राम मंदिर पे तो क्या ही बात करेंगे। तुजू के आलमगिरी, तुजू के बाबरी में लिखा हुआ है कि बाबर का एक प्रेम बाबरी से हुआ, वो उसको कैंप मार्केट में मिला, वो एक माइनर लड़का था और उसके नाम पर बाबर ने बाबरी बना दी, जिस जगह पर ना ही मस्जिद में कोई वुजू करने की जगह थी, ना ही वजू करने की जगह थी, ना ही नमाज पढ़ने की जगह थी, और ना ही बाबर नामे में और ना ही तुजू के बाबरी में उसका कोई उल्लेख है। लेकिन वो आमिर बाकी के बनाए हुए अपने एक मेल लवर के लिए एक जगह खड़ी कर देती है। कितना दुर्भाग्य मुस्लिम समाज का कि उसको आज तक मस्जिद बांध के छाती ठोके जा रहा है। वो खैर वो विषय भी समाप्त हो गया, लेकिन आज बंगाल की हम बात करते हैं तो वो लोग कहां चले गए जो सेक्युलरिज्म की आड़ में सिर्फ एक ही कटघरे में अपने आप को खड़ा कर देते हैं। लेकिन अमितोष भाई आप स्विच कर रहे हैं, आप स्विच कर रहे हैं। उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि इस पर बात हो। अमितोष भाई एक मिनट, फाजिल जी मैं इसके बाद फिर मौका दूंगा, आप हैं ही वर्सेस में, अभी मैं आपको फिर मौका दूंगा अमितोष भाई। लेकिन भाई वो क्या गलत कह रहे हैं? मतलब अगर मैंने फाजिल अहमद को सुना तो उसके बाद मुझे लगा कि हुमायूं कबीर गलत क्या कह रहे हैं। भाई अगर जो मान ही ले कि उनके वंशज, उनके पूर्वज बाबर थे, तो उनके नाम पर मस्जिद बनाने की बात तो करवे ना करेंगे, वो कर रहे हैं। भाई ये मंदिर बना रहे हैं तो हम मस्जिद क्यों नहीं? अनुराग भाई, अरे तो आप मस्जिद बनाइए फाजिल भाई, बाबर के नाम पर क्यों? बाबर थे, अमितोष जी जवाब दे रहे हैं, फिर फाजिल अहमद जी आएंगे आपके पास। अमितोष भाई जल्दी से 20 सेकंड।
जो मस्जिद बनाई है बनाई ना भारत के अंदर में, तो आपने कितनी मस्जिदें बना दी, लेकिन जो लोग बाबर की मस्जिद बनाने के लिए इतने प्रिय और इतने मरे जा रहे हैं, तो उनका बाबर में भारत का क्या काम है भाई? आप बाहर जाके मस्जिद बना लीजिए, लेकिन वहां नहीं बनाएंगे। चाइना में मस्जिद और पब्लिक टॉयलेट बना दी जाएंगे तो ये चुप हो जाएंगे, लेकिन सेक्युलरिज्म की आड़ के अंदर में भारत में जिसको कोर्ट ने तय कर दिया, आज तक उसकी छाती ठोके जा रहे हैं। आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य क्या है। आज वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो कॉल फॉर जस्टिस की सोसाइटी की रिपोर्ट की बात करिए ना, ये फाजिल अहमद जवाब दे। 15,000 पोस्ट वायलेंस वहां पर होते हैं। जेनी एल्वेट की जो रिपोर्ट है अमेरिकन राइटर की, उन्होंने कहा है कि मुगलिस्तान बनाया जा रहा है बंगाल को। तस्लीम नमी ने कहा था 2013 के अंदर उसके दंगे मैं ये कह रहा हूं कि वो जगह जगह फिरती रही, लोग उसको मारने के लिए तत्पर हैं। फाजिल भाई मेरा सवाल सुनिएगा। फाजिल भाई मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास। फाजिल भाई, लेकिन हमारे यहाँ का देश का जो सर्वोच्च न्यायालय सर, वो जो न्याय करते हैं उस न्याय पर सबको भरोसा है। और उन्होंने जब न्याय किया तो उन्होंने कहा था कि जो आपको लगता है कि अगर आपकी मस्जिद डिमोलिश हुई है, आप इक्विवेलेंट वहां पर जगह लीजिए, मस्जिद बनाइए। पहली बात तो वहां इनिशिएट अभी तक कितना हुआ मस्जिद बनाने के लिए? आपको मस्जिद ही ना चाहिए, बाबर नहीं ना चाहिए। अगर मस्जिद चाहिए तो अयोध्या में उस मस्जिद जो अलॉट की गई उसके लिए आप लोगों ने कितना इनिशिएट किया? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये कह रहे हैं मुर्शिदाबाद अयोध्या नहीं है। अरे भाई, मुर्शिदाबाद अगर अयोध्या नहीं है तो भारत से बाहर तो नहीं ना है। मुर्शिदाबाद में हिंदू नहीं रहता है। और बंगाल ही क्यों चूज किया बनाने के लिए? क्या ममता बनर्जी की तरफ से बाबरी मस्जिद के लिए सेफ पैसेज मिल जाएगा फाजिल भाई? इसलिए बंगाल को चूज किया और चैलेंज करते हुए कह रहे बना कर रहेंगे। फाजिल अहमद। अनुराग भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम लोग नहीं मानते। हम लोग की क्यूरिटी पिटीशन आज भी पेंडिंग है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खत्म नहीं किया। हमारी क्यूरिटी पिटीशन आज भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये नहीं मानते, भारत के संविधान को ये नहीं मानते, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानते, मानते शरिया को। और सुप्रीम कोर्ट शरिया से चलेगा नहीं अनुराग भाई। ये फाजिल अहमद जैसे लोग हैं, सेक्युलरिज्म की देन है। ये भारत में मुस्लिम अपीसमेंट की देन है। ये रोहिंग्या बांग्लादेश की छाती ठोकने वाली देन है। ये मुगलिस्तान बनाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान जाने वाले लोग हैं, इस्लामाबाद के लोग हैं, टू नेशन थ्योरी के लोग हैं। मुझे एक रिएक्शन सुनवाना है, उदित राज का। लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, फिर उदित राज क्या कह रहे हैं उस पर चले जाएंगे। के शर्मा जी, भाई इनका बाबर से प्रेम नहीं छूट रहा और आपके नेता उदित राज का आतंकियों से नहीं छूट रहा। उनको आतंकियों का जलवा दिखता है, आतंकियों का आतंक नहीं। आज देश में कांग्रेस नेता को आतंकियों का जलवा दिखाई दे रहा है। देखिए अनुराग जी, ये बाबर और ये जितने भी है ना, ये जो बैठे हैं, ये अपने अपने राजनीति रोटियां सेकने के लिए एआईएमएम को क्या फायदा होगा, ये तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति जो है ना, ये लोग करते हैं। अच्छा। सबका सम्मान, सबका विकास जो है वो कांग्रेस करती है। आतंकियों का जलवा बताकर किसकी राजनीति कर रहे हैं सर वो? आतंकियों की। देखिए, आप जो कहना चाहते हैं, जब 2 मिनट सुनिएगा। देखिए, आपने सबको दिया, हम आराम से बैठे हैं। योर टाइम। मेरी जो बातें हैं वो थोड़ी सी देर से समझ आती है। देखिए, आप जब बचपन में जब घर से जब निकलते हैं तो आपको, यदि आप कुछ भी उल्टी सीधी बातें करते हैं तो मम्मी कहते हैं बेटा गलत बात मत बोला करो, अशुभ बातें करने से नुकसान होता है। या मजाक से कभी पति पत्नी को बोलता है कि देखो मैं जा रहा हूं, तुम्हारा नहीं लौटूंगा, तो पत्नी बोलती है कि नहीं ये गलत बात मत बोलो, अशुभ है। उसी तरह जब कोई देश में शांति चल रहा हो और सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो कहते हैं ना कि मधुमक्खी के खोते में उंगली डालोगे तो मधुमक्खी पलट के काटेगी। जब उनका कहने का जो मकसद था कि जलवा शब्द, देखिए उनका हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, बट उन्होंने उसके बाद एक लाइन और बोला, आतंकियों का जलवा नहीं है। जो जब आप उसको सोए हुए को छेड़ोगे तो वो पलट के वार करेगा। हम कहते हैं जरूरी है। कौन सर, इतना देर भी मत कीजिए कि कुछ भी समझ में ना आए। इतना भी देर मत कीजिए, मैं मान लेता हूं आपकी बात थोड़ी देर से समझ में आएगी। इतना देर मत कीजिए ना, डिबेट लिमिटेड टाइम के लिए लेने के लिए। कौन सो रहा है, कौन किसको छेड़ रहा है, क्या बात कर रहे हैं के शर्मा जी? मोदी जी और जो स्टेटमेंट देते हैं, मंचों पे देते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपको थोड़ा सा, आप अपने तर्कों को थोड़ा सा और मजबूत कर पाए। मैं एक बार सुना देता हूं कि उदित राज से जब सवाल पूछा गया कि क्या भाई वाकई में आतंकियों का जलवा दिख रहा है, तो उन्होंने उस पर सफाई दी और उस पर बीजेपी कैसे काउंटर करी, जरा एक बार सुना देते। के शर्मा जी आ रहा हूं, एक बार जरा रिएक्शन सुना देते हैं। मेरे को तो पूरी बात बोलने नहीं दिए। जलवा का कहने के बाद जब ये बड़े बड़बोले की बात करते हैं कि हमने तो जम्मू एंड कश्मीर
को छोड़ के पूरे देश के अंदर आतंकवादियों को आने नहीं दिया, तभी उन्होंने ये कार्य करके दिखा दिया कि हम क्या ये जो कह रहे हैं कि जलवा शब्द गलत है? अरे आप शब्दों के पर न जाए, मतलब का मतलब है, वो बात तो नहीं पूछ रहे। अब ये बयान कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंकवादी घटनाओं को महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं, आतंकवादियों की तारीफ करने की जलवा दिखा दे रहे हैं। उन्हें तो उनके इस बयान से पूरा देश शर्मसार हो रहा है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उनको शर्मिंदा होना चाहिए। के शर्मा जी, आपकी शिकायत ही पूरी बात हुई नहीं सर, थोड़ा सा जल्दी समझा दीजिएगा, बस रिक्वेस्ट है सर। लेकिन एक सवाल मेरा है, तो क्या ये स्लिप ऑफ टंग वैसा ही जिसमें हाफिज सईद जी हो रहा था, जिसमें उसामा जी हो रहे थे, ये वैसा ही स्लिप ऑफ टंग है क्या? देखिए, ये जब हम गाड़ी चलाते हैं और जब भी हमारे जीवन में बहुत सी चीजें बोलते हैं तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। उनका गाड़ी चलाते हो स्लिप ऑफ टंग का क्या लेना देना है सर? अनुराग जी आप बहुत अच्छे एक एंकर हैं, आप सभी को बराबर अच्छे प्रवक्ता हैं सर, लेकिन अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गाड़ी चलाना और स्लिप ऑफ टंग का क्या लेना देना है? देखिए क्या होता है, जब हम बहुत सी चीजें बोलते हैं तो जुबान पे कुछ और शब्द आ जाती है और दिमाग में कुछ और शब्द आती है। क्या मोदी जी आज जो प्रधानमंत्री लाल किला के सामने जो आतंकवादी घटना घटी, क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या अमित शाह आप वहां पे अपना इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे। क्या पुलवामा में जो हुआ उसका कोई न्याय मिला? नहीं मिला। लेकिन बिहार में चुप रहिए, इन्होंने तो कराया था राम मंदिर का, चुप रहिए। बिहार में जाकर ताली बजा रहे हैं, खुशियां बना रहे हैं। यही हमारे अमित शाह करते हैं जब हमारे देश में लोग लड़ रहे हैं। अरे आप चुप रहिए महाराज, बहुत बोलते हैं बीच में, आप दूसरे बीच में मत बोलिए। अरे आप ही के वोटर हैं सर, इतना बड़ा काम आप लोगों ने तो किया, कुछ नहीं है, उसका नाम ही नहीं ले रहे। आप क्यों रहिए, आप कैसा फाजिल है? अरे राम मंदिर का शिलान्यास नहीं कराएंगे। अच्छा के शर्मा जी, आपके पास 20 सेकंड है सर, प्लीज अपनी बात कर लीजिए। फाजिल भाई थोड़ा सा सुन लीजिए ना, आप एकदम फ्रस्ट्रेट कर दे रहे हैं उनको। हाँ प्लीज। मेरा ये कहना है कि देश में जो आतंकवादी घटना घटी है, क्या उसका संज्ञान लिया जाएगा? जो बिहार में जाकर तालियां बजा रहे हैं और खुशी के जो नाच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि के शर्मा जी आप तो बड़े लेजिटिमेट प्रवक्ता है सर, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैं हमेशा इस बात को एंडोर्स करता हूँ, अच्छा बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ आप बताइए, मैं कह रहा हूँ बीजेपी सारे सवालों का जवाब देगी, आशुतोष जहां बैठे ही उसी लिए। लेकिन के शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ सारी बातों को, सारे विवाद को साइड में रखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप सीधे कह दीजिए कि गलत बोल दिया उदित राज ने, मैं माफी मांग लेता हूँ कांग्रेस के बिहाफ पे इस बयान पर। गलत नहीं बोला, गलत नहीं बोला, में जो है इंटरप्रिटेशन जो है, गलत नहीं बोला, करने का मतलब ये मान रहे हैं कि आप बार बार जो सानी जो 56 इंच का जो सीना जो पीटते हो ना, उसको पीटना बंद करो। जवाब आपको मिल जाता है, ठीक है, शांति से देश जी रहा हो, लेकिन तो उनको आशुतोष भाई जरा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं आतंक एकदम खत्म हो जाएगा और आतंक फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। 20 सेकंड आपके पास, फिर मैं रमनीश जी के पास जा रहा हूँ। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि इस बात का जवाब देने के लिए 20 सेकंड भी नहीं लगेगा। इनको आतंकवादियों का जलवा देखने दीजिए और जनता अपना जलवा इनके विरुद्ध दिखाते रहेगी। लगभग 90% चुनाव हारे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस। लेकिन ये आरोप, एक मिनट, ठीक है आशुतोष भाई, के शर्मा जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अरे रमनीश जी, लेकिन ये आरोप लगते हैं भाई हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाई राजनीति में कौन क्या कर रहा है और कितना सच्चा और कितना पाक है, ये हम जनता पर छोड़ देते हैं। लेकिन रमनीश भाई, आज देश जो देख रहा है कि आतंकियों का जलवा भी सुनने को मिल रहा है और बाबर की मस्जिद बनकर रहेगी, ये भी सुनने को मिल रहा है। जी बिल्कुल देश देख रहा है और देश भौचक्का भी है कि उदित राज में देखिए बहुत कुछ सोच करके गए थे कि कांग्रेस पार्टी में इनको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन आज बहुत हाशिए पे चल रहे हैं। और हाशिए पे चलने के बाद आप देखिए कि किस कदर में आज आतंकवादी को भी इंडोर्स करने लगे। वो आज सरजी इमाम के जलवे की बात करें, यासीन मलिक की जलवे की बात करें, या अफजल गुरु उनको याद आ रहा है, किसके जलवे की बात करें? फिर अब आते हैं बंगाल के ऊपर। बंगाल में फिरहाद हकीम की बात करें, बंगाल में फिरहाद हकीम की बात करें, चाहे हुमायूं कबीर, इसके पहले भी हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया था, वो बयान दिया था कि हमारी आबादी जो है अभी 70% मुर्शिदाबाद में हो गई है और 30% हिंदुओं की आबादी, हम इनको गंगा में बहा देंगे, 2 घंटे में इनको हम भागीरथी गंगा में बहा देंगे। तो फिर बात करते हैं कि बंगाल का चुनाव। अब देखिए ये बीन मत बजाइए। देखिए के शर्मा जी, हमने आपके बीच में बिल्कुल नहीं टोका
रोका टोका नहीं, आप बीन मन मत बजाइए, मेरी बात को रखने दीजिए। के शर्मा जी, आपको शायद मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। मेरा नाम रमनीश वत्स है। देखिए अनुराग जी, पहले इन्हीं से बोलवा लीजिए फिर। के शर्मा जी, मैं देखिए किसी के बीच में नहीं आया ना। के शर्मा जी, किसी के बीच में नहीं आया। अनुराग जी इनको बोलिए थोड़ा सा। सेकंड बोलूंगा। रमनीश जी से एक सवाल है। ठीक है रमनीश जी, अनुराग जी आप देखिए, पूछ लें दीजिए, 10 सेकंड सिर्फ ये बता दीजिए कि जब देश में भाजपा के लोग इस तरह का बयान देते हैं तो उसको क्यों नहीं? ठीक है, ओके के शर्मा जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके रमनीश वत्स जी, आप सुनिएगा, के शर्मा जी सुनिएगा। रमनीश जी प्लीज, इट्स योर टाइम सर। मैं कहना चाहता कि बंगाल की राजनीति के ऊपर मैं बोलना चाहता हूं सबसे पहले अनुराग जी कि कोई भी नेता खुले आम में रूप से कहे कि 100 मुसलमान शहीद होंगे तो 500 साथ ले जाएंगे। अरे हुमायूं कबीर, तुम्हारी हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में आकर के ये सवाल करो तुम, और ये जवाब दो हम लोगों को। अरे बेशरम विधायक को तुम कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। यदि हिंदू यदि जगे तो तुम्हारा क्या होगा? फिर ये बयान नहीं है, ये भारत की संपूर्ण प्रभुता को चुनौती देने वाली बात है। और टीएमसी का ये कट्टरपंथी नेता भूल गया है, वो ये बंगाल है, बांग्लादेश का एक्सटेंशन नहीं है। ये कानून चलता है यहाँ पे, शरीयत नहीं चलेगा। जो नेता जनसंख्या का हथियार बना करके 37% से लेकर 40% खेल रहे हैं, वो बताएं क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या टीएमसी ने मुस्लिम लीग के प्रैक्टिकल को लैब बना दिया है? मुर्शिदाबाद, मालदा, बादल देवनाथ जी इस पर जवाब देंगे। बादल देवनाथ जी, उत्तर भाई ये अनुराग जी देखिए लास्ट में आए हैं, कम से कम मेरी बात को रखने दीजिए। आपने बात रखी, मैं उसी बात नहीं अनुराग जी देखिए, मैं सबको सुन रहा था 35 मिनट से, कम से कम 1 मिनट मुझे समय दें ताकि मैं बोल पाऊं। मैं कहना चाहता हूं अनुराग जी, ये SIR का मामला है। यहाँ पे इनकी लग रहा है कि सियासत जिस तरह से बिहार में डूब चुका है, ये यहाँ पे भी ना डूब जाए। और ये लग रहा है कि यदि फर्जी वोटर, यदि 26 लाख से ज्यादा जो फर्जी वोटर को चिन्हित किया है चुनाव आयोग ने, यदि ये चले गए तो बादल देवनाथ जी, एक तो जो रमनीश वत्स बात कह रहे हैं भाई, उस पर जवाब दे दीजिए कि पॉलिटिकली क्या ममता बनर्जी को ये लगने लगा है कि भाई घुसपैठिए चले जाएंगे तो इस तरह से हुमायूं कबीर सरीखे नेता खड़े कर दिए गए? और अगर आपने नेता खड़ा नहीं किया तो ममता बनर्जी तो बहुत खुलकर बोलती है अपने अलायंसेस के खिलाफ भी। आज अपने नेता के बारे में खुलकर पब्लिक अपीयरेंस में क्यों नहीं कह रही है? कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और दूसरा बड़ा सवाल बादल देवनाथ जी, बहुत छोटा सा सवाल ये कि भाई ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि अयोध्या नहीं है मुर्शिदाबाद है? ऐसा क्या है मुर्शिदाबाद में कि वहां बन जाएगा, देश के दूसरे हिस्से में नहीं बनेगा? ऐसा क्या इल्लीगल है वहां पर? सुनिए ना अनुराग जी, सुनिए ना, रमनीश को मैं जानता हूं, मैं इसके साथ बात भी होता है बीच बीच में। रमनीश, पहले तुमको समझना चाहिए, कोई भी व्यक्ति मस्जिद बना सकता है, लेकिन नाम को लेकर प्रॉब्लम है। लेकिन तुम कह सकते हो उसका गर्दन लेकर 1 करोड़ रुपया प्रॉब्लम हमें ये हो रहा है, पहले 100 मार दूंगा के नाम पे। उसके बाद सुनो ना बाबर एक आक्रांता था, मानते हैं, भाई औरंगजेब, बाबर, अकबर का क्या योगदान है हमारे देश में? दादा प्लीज मुझे लोगों को कत्ल कर दिया। ठीक है, बादल देवनाथ जी जवाब दीजिए। बादल देवनाथ जी प्लीज 30 सेकंड सर आपके पास। बादल देवनाथ जी बिल्कुल रमेश वत्स जी आप सुन लीजिए। पहले बस सुन लो, पहले तुम बता दिया एक लोगों को मैं वो मस्जिद बना के उसका गर्दन लेके आओ, 1 करोड़ रुपया दूंगा, 100 जाके वहां पर 100 लोगों को मार दूंगा, तो उसका रिएक्शन उन्होंने दिया। मैं इसका खंडन करता, मैं ये बात मानता नहीं, लेकिन जिसको लेकर चर्चा होना चाहिए वंदे मातरम जय हिंद, इसके लिए कोई चर्चा नहीं है। आप और पहले सवाल का टेप फिर से रिवाइंड करके आ गए बादल दादा। मेरा सवाल तो ये कि मुर्शिदाबाद को लेकर ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों है? मुझे ये बताइए कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? 100 के बदले 500 लेने वाला कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? अमितोष पारिक भाई लास्ट में, अमितोष भाई 10 सेकंड लास्ट में, मैं कह रहा हूं उसको रैप अप कर दीजिए। मुझे ये बताइए कि क्या कोई प्लानिंग है क्या? इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि 37 से 40% हो जाएंगे बाबरी मस्जिद बनते बनते? 10 सेकंड अमितोष भाई। बांग्लादेशी वोट बैंक वाला जो राज्य बनने वाला नहीं है, और ये बनने नहीं देंगे। पूरे बंगाल के अंदर में जिस तरह से SIR को लेकर चैलेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के हम सब देख रहे हैं, रोहिंग्या वहां से घर छोड़ के भाग रहे हैं, जो वोट बैंक ममता बनर्जी का छूटता हुआ दिख रहा है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की सोच जो भारत की सोच नहीं है। अमितोष भाई के शर्मा जी माफ कीजिएगा, मुझे आप बोलना चाह रहे थे बहुत सारी चीजें, लेकिन देश में जिस तरह से अराजकता वाली बातें कही जा रही हैं, कानूनी कार्रवाई। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते